Dear students, our last topic is conservation of linear momentum. But before starting linear momentum, something will require. What thing? क्या जरूरी है? पहला जरूरी है कि you must recall the definition of momentum. That is mass into velocity, m into v is the momentum. What is the meaning of conservation? Conservation का मतलब होता है remains constant. अगर हम बोलेंगे remains conserve, इसका मतलब फिर वही याद हो जाएगी आपकी कि conservation से conserve वर्ड बोल रहे हैं. Remains constant. अब ये constant कहाँ होता है, कैसे होता है, ये आएगी बारी. बट इससे रिलेटेड और भी कुछ बातें हैं. नंबर 1, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को आप याद कीजिए. What was the Newton's first law of motion? If no external force will act on a body का inertial situation जो है वही रहेगा. क्या कौन सा सिचुएशन है? That is, if a body is at rest, wants to be remain at rest, and if it is in motion, wants to be remain in uniform motion. Uniform velocity से चलेगा, वो मोशन करता रहेगा. अब तो आप देख लीजिए, कोई भी बॉडी के ऊपर दो प्रकार के फोर्स लगते हैं, ये मैं अब बता रहा हूं. और उसमें वो बॉडी चाहे वो लिविंग हो या नॉन लिविंग हो, जितना मुझे मालूम है, एक फोर्स इंटरनल फोर्स होते हैं, एक फोर्स एक्सटर्नल फोर्स होते हैं. तो इंटरनल फोर्स अगर है, इंटरनल फोर्स किसी सिस्टम में है, किसी बॉडी में है, और इंटरनल फोर्स कहां है कि उस बॉडी का दो पार्टिकल को आप ले लीजिए, अगर दो पार्टिकल एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगा रहा है, उससे उसके मोमेंटम में कोई चेंजिंग नहीं आती है जब तक उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए. तो एक्सटर्नल फोर्स बहुत जरूरी है मोमेंटम को चेंज करने के लिए. बहुत शॉर्ट में ही मैंने बताया, लेकिन आप ध्यान रखिए, इंटरनल फोर्स से किसी भी बॉडी का मोमेंटम चेंज नहीं होगा इन स्टैंडर्ड जो अभी हम पढ़ रहे हैं. एक्सटर्नल फोर्स से मोमेंटम चेंज हो सकता है, और इसी को हमको इस टॉपिक में पढ़ना है. तो क्या करना है जरा वो बताइए. मैं आपको बता रहा हूं कि पहला कि इसके स्टेटमेंट को जान लीजिए, लॉ को जानिए और वो लिखिएगा. और दूसरा कि यहाँ पर जो एक्सप्लेनेशन हमने किया है थोड़ा छोटा किया है, उतना छोटा आप नहीं करिएगा, थोड़ा स्टेटमेंट आप डालिएगा. मैं सारा स्टेटमेंट आपको बता रहा हूं. नंबर 1, इसका स्टेटमेंट लॉ क्या कहता है. स्टेटमेंट क्या है लॉ का? देखिए, लॉ का स्टेटमेंट ही पहला है, इफ द नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन ए सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स इज 0, यानी कि अगर किसी सिस्टम ऑफ पार्टिकल के ऊपर एक्सटर्नल फोर्स, नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 कर दिया जाए, तो उसके मोमेंटम में कोई चेंजिंग नहीं होगा, लीनियर मोमेंटम चेंज नहीं करेगा. ये लॉ है, स्टेटमेंट है, नियम है. अब इसको कैसे एक्सप्लेन करिएगा? अगर आपसे पूछा जाए कि हाउ यू एक्सप्लेन, इसको आप कैसे प्रूफ करिएगा, हाउ यू प्रूव इट, क्या आप एक्सप्लेनेशन दीजिएगा कि इस लाइन को आप प्रूफ करके बता दीजिए. तो इसके लिए मैंने आपको एक्सप्लेनेशन के बाद मैं आपको डील कर दे रहा हूं. 3 फिगर मैंने दिया है, ध्यान से देखिए. दो ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट ए है, दूसरा बी है. एक ऑब्जेक्ट का मास m1 है, दूसरे का मास m2 है. दोनों इनिशियल वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, और दोनों का इनिशियल वेलोसिटी है, एक का u1 है और दूसरे का u2 है. ऐसा है कि ये वेलोसिटी u1 की वेलोसिटी u2 से ज्यादा है. तो आफ्टर सम टाइम ये आपस में कोलाइड करेंगे, टकराएंगे.
ठीक है, तो टकराएंगे जब, तो ए बी के ऊपर फोर्स देगा, बी ए के ऊपर फोर्स देगा, दोनों में मोमेंटम का एक्सचेंजिंग होगा, आदान प्रदान होगा। लॉ से भी आप भागिए मत, जब दो ऑब्जेक्ट फोर्स एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाएंगे तो दोनों के मोमेंटम में जो चेंजिंग होगा, मोमेंटम इंटर एक्सचेंज करेगा। तो आप ऐसा करिए कि जब आफ्टर टाइम t0 जब ये बॉडी जो है वो आपस में टकराता है तो क्या होता है, ए बी के ऊपर ये फोर्स लगाता है, तो बी ए के ऊपर माइनस ए फोर्स लगाएगा। माइनस क्यों लगाएगा बाबू? इसलिए क्योंकि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। अगर दो फोर्स की बात करें तो एक फोर्स अगर पॉजिटिव है तो दूसरा को आप निगेटिव लोगे, डायरेक्शन आपको शो करना पड़ेगा। निगेटिव का निगेटिव नहीं, वो उल्टे दूसरे डायरेक्शन में जा रहा है। एक फोर्स हमारा ए से बी की ओर है, अगर राइट में कहो या फॉरवर्ड कहो कह सकते हो, लेकिन बी जो एक पर फोर्स लगाएगा वो एफ ही रहेगा, बट निगेटिव ये होगा कि वो बैकवर्ड फोर्स कहो या लेफ्ट डायरेक्शन का फोर्स कहो। बट ये सब लिखना नहीं है, अंडरस्टूड करना है, समझना है। अब उसके बाद क्या होगा, आफ्टर इंपैक्ट जब दोनों में एक्सचेंजिंग हो जाएगी मोमेंटम का, तो तीसरा फिगर को देखो, और आफ्टर एक्सचेंजिंग द मोमेंटम या आफ्टर कोलिजन इट्स वेलोसिटी बिकम्स v1 एंड v2, यानी a की वेलोसिटी v1 हो जाएगी, b की वेलोसिटी v2 हो जाएगी। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं कि जब इंपैक्ट हुआ आपस में, यानी जब फोर्स दोनों टकराए, कोलिजन हुआ, कोलाइड किया, तो ए बी के ऊपर एक फोर्स लगाता है तो बी ए के ऊपर एक फोर्स लगाता है। तो यहाँ जो मैंने b2a लिखा है वो माइनस ए एफ, ऐसे आपको लिखना, मैंने आपको ये बता रहा है कि यहाँ का कैलकुलेशन इसको एडजस्ट करता है। बी ए के ऊपर माइनस एफ फोर्स लगा रहा है। अब यहाँ एक्सलेरेशन आप निकाल लो, आप जानते हो F इक्वल टू ma होता है, हम सिंपल यहाँ लिखे F इक्वल टू ma, तो a बराबर F बाई m। तो यहाँ पर a1 होगा, a1 इसलिए होगा क्योंकि दो ऑब्जेक्ट के एक्सलेरेशन की बात हमें करनी है, तो फिर एक सिंपल a मत लिखना, यहाँ a1 लिख देना, और ये माइनस F बाई m1। अब आप a की जगह क्या होगा, a1 की जगह v1 माइनस u1 बाई t0, यानी v माइनस u बाई t, फार्मूला याद है ना, v बराबर u प्लस t से, बस वही चीज है, v1 माइनस u1 बाई t0 इक्वल टू माइनस f बाई m1। अब ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आप कर दो, ये होगा m1 v1 माइनस m1 u1 इक्वल टू माइनस ft0। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लो। एक काम हम लोग कर लिए, अब दूसरा कौन सा काम करेंगे, तो A जो B के ऊपर फोर्स लगाता है वो है F, दैट इज पॉजिटिव। तो इसके ऊपर आप आ जाओ, A जो B के ऊपर फोर्स लगाता है उससे आप एक्सेलरेशन निकालो, तो उस एक्सेलरेशन को A2 मानो, तो A2 इक्वल टू F बाई m2। A2 का वैल्यू जो होगा वो v2 माइनस u2 बाई t0 इक्वल टू F बाई m2। अब कभी कभी कहोगे सर यहाँ v1 माइनस u1 था, यहाँ v2 माइनस u2 था। देखो याद करो, a बराबर v माइनस u बाई t, v क्या था, फाइनल वेलोसिटी, u क्या था, इनिशियल वेलोसिटी। तो फाइनल वेलोसिटी क्या है, आफ्टर इंपैक्ट ऑफ आफ्टर कोलिजन ऑफ द दैट बॉडी, यहाँ वेलोसिटी v1 और v2 हो गई, ये फाइनल है, और इनिशियल u1 और u2 है। इसीलिए मैंने यहाँ v1 और u1 लिखा था, यहाँ v2 माइनस u2 लिखा, अपॉन t0 इक्वल टू f बाई m2। इसका भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आप करो तो क्या होगा, ये v2 m2 माइनस ये m2 u2 इक्वल टू f t0। इस इक्वेशन को 2 मान लो। अब ये दोनों को ऐड करो, तो दोनों दो इक्वेशन, एक ये इक्वेशन को ऐड करो, इसको ऐड करो, LHS को LHS में ऐड कर देना, RHS को RHS में ऐड करो, देखो क्या होता है, m1 v1 माइनस m1 u1 प्लस ये वाला ऐड करो, m2 v2 माइनस m2 u2 इक्वल टू माइनस f20 एंड प्लस f20। ये दोनों कैंसिल कर जाएगा। अब क्या करो, पॉजिटिव को एक और रखो,
निगेटिव वाला को प्लस के दूसरी ओर भेज के प्लस करो, देन इंटरचेंज या एक्सचेंज कर लेना जो करना होगा। तो देखो m1 v1 मैंने यहाँ लिखा, पॉजिटिव में m2 v2 है इसको मैंने यहाँ लिखा, और इक्वल टू ये दोनों टर्म को हम इक्वल के राइट साइड ले गए, तो ये जो हम बराबर के राइट साइड ले गए तो ये भी माइनस था यानी m2 u2 और ये भी इधर गया m1 u1। अब इसको हम एक सही वे में लिखें तो m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। अब क्या था, हमारा शुरू का जो मोमेंटम था बिफोर कोलिजन मोमेंटम था, वो हमारा टोटल मोमेंटम कितना था, दैट इज m1 u1 प्लस m2 u2। ये जो m1 u1 प्लस m2 u2 ये जो मोमेंटम था, ये मोमेंटम किसके बराबर हो जा रहा है, फाइनल मोमेंटम के बराबर हो जा रहा है। इसका मतलब है कि टकराने के बाद, कोलाइड करने के बाद भी मोमेंटम में चेंजिंग नहीं हो रही है, मोमेंटम रिमेंस कंजर्व्ड है। तो जब अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि एक्सप्लेन लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम बाय गिविंग सच एग्जांपल्स, इसमें थोड़ा आपको फंसा सकता है, इसको कई क्वेश्चन से पूछ सकता है कई तरीके से, और वो तरीका भी मैं बता दे रहा हूँ। लॉ तक तो आप पहुंच जाओगे, अब उसके बाद कहेगा कि आप दो बॉडी के इम्पैक्ट के सहारे दिखा दो, फिर हाउ यू एक्सप्लेन, या फिर आपको कहे एग्जाम्पल के सहारे दिखा दो, तो फिर आपको समझदारी से काम करना पड़ेगा कि आप कैसे कर सकते हो। इसमें थोड़े स्टेटमेंट को ऐड करके आप ऐसे लिख दोगे एंड यू विल गेट द फुल। थैंक यू। आपका ये लेसन ओवर होता है। अब आपको अगले वीडियो में जो भी हम लोग करेंगे, मैं करूंगा वो आपको क्वेश्चन आंसर का होगा, न्यूमेरिकल का वीडियो होगा, सब होगा, लेकिन इसको अंडरस्टैंड करने के बाद फिर मैं आपसे और भी बात